ओरिजिन ऑफ द सन, यानी सूर्य की उत्पत्ति। जैसा कि पहले भी मैंने इंट्रोड्यूस किया, तब भी मैंने आपको बताया, और इसके पहले वाले लेक्चर में भी जब हम स्टार के फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने बताया कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। सूर्य चूँकि एक स्टार है, एक तारा है, इसलिए इसकी भी उत्पत्ति उसी प्रक्रिया के माध्यम से हुई, उसी प्रक्रिया के माध्यम से होगी। अगर समझाना चाहेंगे तो उसी प्रक्रिया को ही समझाएंगे जिन प्रक्रिया के माध्यम से, प्रोसेस के माध्यम से किसी तारे का निर्माण होता है, तारे की उत्पत्ति होती है। तो सूर्य की उत्पत्ति में भी वही बातें लागू होती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि सूर्य का, सन का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो सेम है, लेकिन जो टाइम बीता है बिग बैंग के बाद, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जो समय बीता है जब ये उत्पन्न हो रहा है, उस समय के कंडीशन के कारण सन के बहुत सारे कैरेक्टर, यानी बहुत सारी विशेषताएं पहले के तारों की विशेषताओं से बिल्कुल भिन्न हो गई। जैसा कि हम लोग ये भी समझते हैं कि कोई भी सूर्य, कोई भी तारा निर्मित होगा तो उस निर्माण में अकेले केवल उसी का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि उस पूरे सीरीज़ के उस जनरेशन के बहुत सारे स्टार्स भी फॉर्मुलेट होते हैं। और जहाँ पर इस प्रकार के असंख्य तारों का निर्माण होता है, उस निर्माण वाली जो नर्सरी होती है जहाँ पर इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उसी नर्सरी को हम लोग निहारिका या नेबुला कहते हैं। तो यहाँ पर इस मानचित्र में, इस मैप में, इस इमेज में आप यहाँ पर, क्योंकि ये मानचित्र नहीं है, इमेज है, तो इस इमेज में आप देख रहे हैं एक नेबुला को। ये आपका जो कलरफुल दिखाई दे रहा है ये नेबुला है। जब हम लोग हिंदी में इसी को निहारिका कहते हैं। जब हम इसको निहारिका या नेबुला कहते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, जिसकी चर्चा मैं पीछे वाले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में किया हुआ हूँ, कि यहाँ पर इस नेबुला में एलिमेंट्स का फॉर्मेशन तो हो चुका है, और एलिमेंट्स यानी ये जो तत्व है, ये तत्व अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी आना आरंभ हो चुके हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र विशेष का, स्पेस के उस हिस्से का जो टेम्परेचर है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये आणविक स्थिति में परमाणु से अणु बनने की प्रक्रिया में यहाँ पर निर्मित हो चुके हैं। और ऐसे ही बहुत सारे परमाणुओं के अणु बनने से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर गैसेस और डस्ट के पार्टिकल्स बनते हैं। जब डस्ट कह रहे हैं तो ये धूल ना समझिएगा, ये कुछ ऐसे डस्ट हैं जो हमारे मॉलिक्यूलर डस्ट हैं, ये कॉस्मिक डस्ट हैं, यानी ब्रह्मांड में निर्मित होने वाले ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत ही दूर तक फैले हुए हैं। और ठीक ऐसे ही जैसे हम लोग फॉग या कोहरे की बात करते हैं, कोहरा हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। वो कोहरा जिसको बोलते हैं वो क्या होते हैं, ये न्यूक्लियाई जो भी हमारे होते हैं, उन न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जमा वो पानी की ड्रॉपलेट्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं। उसी प्रकार से ये टीनी पार्टिकल्स हैं। और टेम्परेचर यहाँ कम होगा, अगर बहुत कम होगा तो जैसे नॉर्मल हमारे टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर जब हम कहते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, तो उस नॉर्मल टेम्परेचर पर जो गैस होता है उसको हम गैस कहते हैं, जो सॉलिड होता है सॉलिड कहते हैं, जो लिक्विड होता है लिक्विड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना टेम्परेचर होगा, अगर मान लीजिए माइनस में भी बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पर तो गैस भी फ्रीज हो सकता है। यहाँ पर तो H2O तो हो ही जाएगा फ्रीज, लेकिन यहाँ पर H2O के साथ ही साथ और भी बहुत सारे गैसेज होंगे जो यहाँ पर फ्रीज हो सकते हैं, आइस बन सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये पूरे गैसों के और सॉलिड पार्टिकल्स के ये ऐसे एक रीजन होते हैं जिसको हम लोग नेबुला कहते हैं। अब इसी में कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादा चमकीला वाला हिस्सा है वहीं पर स्टार के फॉर्मेशन प्रोसेस की वो क्षेत्र है, वो जगह है जहाँ पर तारों का निर्माण हो रहा है। तो हमारे सूर्य की उत्पत्ति भी ठीक ऐसे ही नेबुला से हुई, जिसको हम लोग सोलर नेबुला के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसको समझने के लिए हम लोग अब इस इमेज को देखें। ये इमेज ओरियन नेबुला का है। ओरियन नेबुला हमारे ही मिल्की वे में, हमारे ही इस गैलेक्सी में, हमारे ही इस आकाश गंगा में एक ऐसा नेबुला है या एक रीजन है जहाँ पर अभी तारों के निर्माण की प्रक्रिया अभी आरंभिक अवस्था में है। तो ये ओरियन नेबुला है और ये नंगी आँखों से हमें दिखाई देता है। यहाँ से पृथ्वी से हम इसको देखते भी हैं।
और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसकी स्टडी की गई है क्योंकि ये दिखाई देता है, और इसी स्टडी से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हमारे सूर्य और सोलर फैमिली के निर्माण के लिए भी यहाँ पर ऐसे ही कोई नेबुला वाला एक रीजन रहा होगा जहाँ पर सूर्य की उत्पत्ति हुई। तो ओरियन नेबुला से उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि ओरियन नेबुला जैसे सोलर नेबुला से, निहारिका से, सौर निहारिका से हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, तो कैसे हुई के विषय में बहुत बार बातें हो चुकी हैं कि जब भी कोई स्टार होगा, निर्मित होगा, तो उसके निर्माण के लिए सबसे पहले जिसका सहारा लेकर ये निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ होगा, वहाँ पर कोई हेवियर, वहाँ पर उसके सेंटर में कोई एलिमेंट होना चाहिए, और वो हेवियर एलिमेंट हाइड्रोजन से भारी होना चाहिए। तो हाइड्रोजन से भारी ड्यूटेरियम हो सकता है, ट्रिटियम हो सकता है, अगर हम हाइड्रोजन के समस्थानिक या आइसोटोप्स की बात करेंगे तो। लेकिन अगर वहाँ पर हीलियम है तो हीलियम भी ये इनिशिएटिव फॉर्मुलेट कर सकता है, और इसी प्रकार से लिथियम भी ये कार्य कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन से भारी हीलियम होता है, हीलियम से भारी लिथियम होता है। तो यहाँ पर ये स्थिति आ सकती है। यानी जो भी हमारे नेबुला वाले रीजन थे, उस नेबुला वाले रीजन में अगर ऐसी दशा स्थित हुई, तो ऐसी दशा में तारों के निर्माण की प्रक्रिया जिस तरह से आरंभ होती है, तो हमारे सूर्य के निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। लेकिन हमारे सूर्य को उतना ज़्यादा मात्रा में या बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन नहीं मिल सका जिससे ये बहुत बड़ा आकार बढ़ा सके, और यदि बहुत आकार बढ़ नहीं पाया तो इसीलिए इसके सेंटर पर बहुत ज़्यादा दाब भी नहीं आ पाया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यहाँ पर तापमान नहीं हो पाया, लेकिन जितना तापमान और जितना दाब चाहिए एक हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम बनाने के लिए, यानी न्यूक्लियोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया आरंभ हो गई। और इस रूप में यहाँ पर प्रोटॉन सिंथेसिस प्रोसेस का आरंभ हुआ, न्यूक्लियोसिंथेसिस क्रम में प्रोटॉन सिंथेसिस। और ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रोटॉन कुछ चेंज होकर और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर इसी प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन के मिलने से, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के मिलने से जब हीलियम का निर्माण होना शुरू हुआ तो हीलियम के पास न्यूट्रॉन भी आ गया। कुछ द्रव्यमान की मात्रा हमेशा से, जैसे मैं आपको बताते रहा हूँ कि क्षति होती है किस रूप में, तो यहाँ पर ऊर्जा के रूप में निर्मुक्त होती है। तो यहाँ पर यही प्रक्रिया आरंभ हुआ, और उसी आरंभ होने से जब ये अपने स्वरूप में आया तो उसका वैज्ञानिकों ने एक एज निर्धारित किया है कि आज से, वर्तमान से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, यानी 4.6 अरब वर्ष पूर्व ये प्रक्रिया पूर्ण हुई और हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। अब हमारे सूर्य के निर्माण के समय जो भी स्थिति थी, उस स्थिति में सूर्य के सेंटर पर जितना भी हाइड्रोजन फ्यूज होके संलयित होकर हीलियम बना रहा था, तो हीलियम के बनने के बाद, यानी उस फ्यूजन प्रोसेस के बाद जो मात्रा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरित हो रही थी, वह ऊर्जा उस केंद्रीय क्षेत्र के गुरुत्व क्षेत्र से या हेवी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर की तरफ ट्रांसमिट करने को प्रवृत्त हुई। और ये फोटॉन के रूप में जब ये प्रवृत्त हुई तो उसमें बहुत लंबा समय लग गया, और बहुत देर बाद, काफ़ी समय बाद ये उसके सरफेस पर पहुंची। यानी आज भी हमारे सूर्य के सतह पर जो ऊर्जा पहुंच रही है, उस ऊर्जा की उत्पत्ति इसके केंद्रीय क्षेत्र में जहां फ्यूजन हो रहा है, वहां पर बहुत पहले हो चुकी है, बहुत बाद में ये सरफेस पर पहुंच रही है। और इस समय जो इसके न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में सेंटर पर जो ऊर्जा निर्मुक्त हो रही होगी, बन रही होगी द्रव्यमान के क्षति से, तो वो ऊर्जा काफ़ी समय बाद पहुंचेगी। तो इस पूरे प्रक्रिया में यहाँ पर जैसे जैसे सरफेस पर ऊर्जा पहुँचती चली गई, उसी ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पर उसका टेम्परेचर भी निर्मित होते चला गया, जो सूर्य का तापमान है। और सूर्य के तापमान में उसका तापमान निरंतर बढ़ता चला गया, और इस तरह से
4.6 बिलियन ईयर्स यानी 4.6 अरब वर्ष, या इसको हम कहें तो 4600 मिलियन ईयर्स पहले से जो प्रक्रिया चल रही है, उस पूरी प्रक्रिया में लगातार इसका तापमान बढ़ते चला जा रहा है। जो आज तक की स्थिति है उसके अनुसार लगातार बढ़ते चला जा रहा है और आगे भी अभी बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। क्यों होगा, ये बातें अब क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इसी प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य की उत्पत्ति हुई और सूर्य का विकास हुआ। चूँकि इसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए दाब के और तापमान के उस केंद्रीय क्षेत्र में जहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, वहाँ पर हाइड्रोजन का ही हीलियम में फ्यूजन हुआ और हाइड्रोजन के हीलियम में फ्यूजन के बाद फ्यूजन की जो अगली प्रोसेस होती है, हीलियम से फिर से या तो अगली प्रक्रिया में क्या होगा, वहाँ पर कार्बन बन सकता है और उसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन बन सकता है, उसी प्रक्रिया में नाइट्रोजन बन सकता है और इस प्रकार से एक चरणबद्ध प्रक्रिया का आरंभ ठीक वैसे ही हो सकता है जैसे मैंने तारों के संदर्भ में बताया था। तो ये प्रक्रिया अनवरत रूप से वहाँ अभी जारी है।